बच्चों आज हम पढ़ेंगे धातु और धातु चैप्टर में सक्रियता श्रेणी में रखे हुए धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। उसमें से हमने सक्रियता श्रेणी को 3 भागों में बांटा था। एक जिसमें ज़्यादा सक्रिय धातु थी, एक वो जो कम सक्रिय धातु थी, एक वो जो सबसे कम सक्रिय धातु थी। ठीक है, तो पहले से हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, फिर एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी में हमने विभिन्न धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा है। ठीक है, ज़्यादा सक्रिय धातु ऊपर है, उससे कम सक्रिय धातु नीचे है, फिर उससे कम सक्रिय धातु उससे नीचे है। मतलब ज़्यादा सक्रिय धातु ऊपर है, उससे कम रखी हुई धातु, उसके नीचे रखी हुई धातु जो है वो कम सक्रिय है। तो इस प्रकार से हमको जो श्रेणी मिली है वो सक्रियता श्रेणी उसका नाम दिया गया है। तो सक्रियता श्रेणी जो नाम दिया गया है उसमें हमने उस सक्रियता श्रेणी को भी 3 भागों में बांटा। एक ऐसी वे धातुएं जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, ठीक है, एक भाग हो गया। वे धातुएं जो कम सक्रिय हैं, दूसरा पार्ट है। और वो धातुएं जो बहुत ही कम सक्रिय हैं, ठीक है, वो तीसरा पार्ट है। 3 भागों में हमने इसको बांटा। तो सबसे कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था, उससे मध्यम वाली जो थी उनका भी पढ़ लिया था। आज हमारी सबसे ज़्यादा सक्रिय धातुओं वाला पोर्शन रह गया था, वो आज हम खत्म करने जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय जो धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं, उनकी शुद्धता उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सब ज़्यादा सक्रिय धातु होती हैं उनको हम कार्बन के साथ कृत नहीं कराते। उनकी बंधुता जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, तो उनका हम वैद्युत अपघटन करा के तो उनको हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उनको एक वैद्युत अपघटन सेल में लेते हैं और उनका एक धातु का एनोड और कैथोड बना देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये शुरू में ही बताया गया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं सेल के बारे में, वो मैं आपको बता दूँ। किसी भी सेल को होने के लिए, सेल बनने के लिए 2 चीज़ें जरूर आवश्यक होती हैं, एक कैथोड, एक एनोड। एनोड वो पोर्शन होता है हमारे यहाँ जिसपे क्या होता है, प्लस चिन्ह लगा होता है। ठीक है, माइनस चिन्ह वाला हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। अब इसको केमिस्ट्री के हिसाब से ये है, प्लस किस पे आता है, प्लस उस परमाणु या किसी भी वस्तु पे आएगा प्लस आवेश जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। क्योंकि धनायन की परिभाषा आपको क्या बताई गई है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है और धनायन बनाता है। ठीक है, और ऋणायन क्या होता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वो ऋणावेशित हो जाता है और ऋणायन बनाता है। तो अगर किसी भी वस्तु पर प्लस चिन्ह अंकित है, दैट मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर किसी में माइनस है, दैट मीन्स उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो कैथोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, एनोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अब इसमें होता क्या है, इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो 3-4 बातें हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, फिर आपको ये पूरा टोटल समझ में आ जाएगा इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एक नजर विद्युत रासायनिक श्रेणी पर डाल लेते हैं। ये आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है। इसमें आपका सबसे ऊपर पोटेशियम है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, देन सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, Au एंड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो जो धातु ऊपर है, पोटेशियम से कम सक्रिय सोडियम, सोडियम से कम सक्रिय कैल्शियम है, कैल्शियम से कम सक्रिय मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम सक्रिय एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से कम सक्रिय जिंक है, जिंक से कम सक्रिय Fe है, Fe से कम सक्रिय लेड है, लेड से कम सक्रिय कॉपर है, कॉपर से कम सक्रिय क्या है आपका मरकरी है, मरकरी से कम सक्रिय आपका सिल्वर है, सिल्वर से कम सक्रिय आपका कौन है, गोल्ड है, गोल्ड से कम सक्रिय आपका प्लेटिनम है। ठीक है, तो इस आधार पर हमने इनको सक्रियता के घटते हुए क्रम में रखा है, ये लिखा भी हुआ है सक्रियता का घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो ये आपकी सबसे कम सक्रिय धातु है, बहुत ही कम, सबसे कम सक्रिय धातु, बहुत कम सक्रिय धातु, कम सक्रिय धातु, बहुत कम सक्रिय धातु में हमने है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। कम सक्रिय धातु में हमारे लिए एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड।
ज्यादा सक्रिय धातु हमारी है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इन दोनों का निष्कर्ष हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, जिनका रह गया है वो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। आज हम इनकी इस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। उसका प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ आगे पढ़ा हुआ सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो क्रियाशील धातु हमारी कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, अतः कार्बन के साथ क्रिया करके इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनकी बंधुता जो होती है वो ऑक्सीजन से अधिक होती है। इनका विद्युत अपघटन कराने पर, हम इनके क्लोराइड्स का विद्युत अपघटन कराने पर, गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर हमको ये कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पे प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि सारी धातुएं जो होती है वो धनावेशित होती हैं। और अभी बताया कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो धातु अगर धनावेशित है तो वो एनोड की ओर जाएगी, कैथोड की ओर। कैथोड की ओर कैथोड ऋणावेशित होता है, एनोड धनावेशित होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सोडियम धातु प्राप्त करनी है। सोडियम प्राप्त आप कैल्शियम भी कर सकते हो, पोटेशियम भी कर सकते हो, मैग्नीशियम कर सकते हो। आप सोडियम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सोडियम कॉमन है, घर पे मिलता है। नमक, सोडियम का क्लोराइड क्या होता है, नमक। तो नमक को क्योंकि हम लोग सब अच्छे से परिचित है, इसलिए उसके एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, विद्युत अपघट्य है, उसको हम इसके अंदर डालते हैं। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं। ये आपका माइनस है तो क्या होगा, ये क्या है। अब ये कोई शर्त नहीं है कि इसको ही आप कैथोड मानेंगे, इसको ही एनोड। आप किसी को जिस पे माइनस लगाओगे उसको कैथोड लिखोगे, जिसको प्लस लगाओगे उसको एनोड लिखोगे, ठीक है। लिखोगे क्या मतलब, बैटरी के जिस सिरे से आप, जैसे बैटरी के इस ऋण से जोड़ोगे तो वो छड़ आपकी ऋणावेशित हो जाएगी, कैथोड बन जाएगा। जिस सिरे को आप धन से जोड़ दोगे वो धनावेशित हो जाएगी, वो एनोड बन जाएगा। सीधा सिद्धांत ही है। अब बैटरी का सिरा इधर कर दोगे तो ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्लेट जिस बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ती है वो हमारा क्या होता है, कैथोड बन जाता है। धन सिरे से जुड़ती है वो हमारा एनोड बन जाता है। तो अब ये बैटरी को प्रदर्शित करने का तरीका है, ठीक है। एक छोटा वाला सीधी लाइन है, एक बड़ी। तो बड़ी लाइन जो हमेशा पॉजिटिव को शो करती है और छोटी लाइन हमेशा नेगेटिव को शो करती है। तो ये हमारा कैथोड बन गया, हमारा एनोड बन गया। अब हम इसमें किसका घोल डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक का। अब नमक का घोल डालोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें NaCl, ठीक है जी, Na प्लस Cl माइनस, ओके। अब इसमें हम क्या करना है, तो अब जब Na प्लस इसमें डाल दिया, हमको सोडियम प्राप्त करना है। तो अब देखो क्या होगा, ये सोडियम पे प्लस है तो ये कहाँ जाएगा आपका, कैथोड पे। क्लोराइड कहाँ जाएगा आपका, एनोड पे। रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर, सोडियम है आपका Na, ठीक है। अब इस पर प्लस है तो क्या होता है, प्लस धनावेश कब होता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जिसको जिस चीज की कमी होती है उसकी चाह में वो दूसरे के पास जाएगा। इस चीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो कैथोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद किसमें बदल जाएगा, सोडियम में। इस तरीके से हमको सोडियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं एनोड पे। ये कहाँ पे हुई क्रिया, कैथोड पे। तो यही लिखा है कि धातु जो होती है कैथोड पे प्राप्त होती है, ठीक है। एनोड पे देखिए, एनोड पे क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पे। और इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस पे इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या है, क्लोरीन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो इसको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ इलेक्ट्रॉन उसको ये दे सके मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये एनोड पे जाएगा। एनोड पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि प्लस आवेश अभी बताया, प्लस जहाँ पे होगा वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये यहाँ पे प्लस आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एनोड पे जाएगा, वहाँ अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, एनोड को दे देगा, खुद किसमें हो जाएगा, क्लोरीन पे, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग। ये बात हमारी कहाँ पे हो रही है, एनोड, ठीक है।
अब ये समझाने को तो मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोराइड आयनों की क्लोरीन निकलती है, ठीक है। अब ये 2 लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होगा, इसी से ऐसे समझ लीजिए। तो ये क्लोरीन जो होती है वो कैथोड पे निकलती है। हालांकि यहाँ पे Cl2 लिखना चाहिए, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सबसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप ये समझिए क्लोराइड जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और खुद क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। वो कहाँ होता है, ये क्रिया एनोड पे, और ये क्या होती है, कैथोड पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो रखी हुई धातुएं हैं, उनका ज़्यादा सक्रिय धातु है, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया। इस तरीके से इनका निष्कर्षण होता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है धातु परिष्करण। धातु परिष्करण का मतलब है कि ऐसी धातुएं जिनमें कुछ अशुद्धियां होती हैं उनको हम कैसे उपयोग करते हैं, उनके लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अशुद्ध धातु होती है उसका हम बनाते हैं एनोड, और हमारे पास पहले से जो शुद्ध धातु रखी होती है उसका बनाते हैं हम कैथोड, ठीक है। तो अब उसमें कैसे करते हैं वो मैं आपको डायग्राम से कुछ ज़्यादा समझ आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वो वाली बात यहाँ समझा देता हूँ। धातु परिष्करण, ठीक है, धातु परिष्करण, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब किसी धातु में अशुद्धि होती है, उसका हम परिष्करण करते हैं। तो इसमें जो हमारी अशुद्ध धातु है उसका हम क्या बनाते हैं, अशुद्ध धातु का बनाते हैं कैथोड, सॉरी एनोड। मतलब इसको बैटरी के किस सिरे से जोड़ेंगे, धन सिरे से जोड़ेंगे, और शुद्ध धातु की छड़ जो कि पतली होती है इसका हम बना देते हैं कैथोड, ठीक है। अब शुद्ध धातु की छड़, एक धातु ले लेते हैं, मान लो कॉपर, तांबा, सब बच्चों ने दिखाया था, तांबे की छड़ है मान लीजिए, ये अशुद्ध धातु की छड़ है। आपको चांदी का प्यूरिफिकेशन है तो चांदी पे अप्लाई, चांदी की छड़ हो जाएंगी, सोने का करना सोने, जिस भी धातु का प्यूरिफिकेशन करना है उसकी छड़ें आप इस तरीके से ही लेंगे और यही प्रोसेस करेंगे। लेकिन क्योंकि तांबा हम देखा है नॉर्मल घरों में होता है, तो तांबे की छड़ हम ले लेते हैं। तो तांबे की छड़ है कॉपर, ये भी, लेकिन ये शुद्ध तांबे की छड़, ठीक है, इसका हमने एनोड बना दिया। अब इसी धातु के लवण का विलयन होना चाहिए, मतलब जैसे कॉपर की छड़ ली है तो कॉपर क्लोराइड हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर कार्बोनेट हो, मतलब जो धातु की छड़ है उसी का लवण का विलयन होना चाहिए। तो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लीजिए इसमें। अगर चांदी है तो सिल्वर क्लोराइड का लेंगे, सोना है तो गोल्ड क्लोराइड का लेंगे। जिस धातु का प्यूरिफिकेशन आप करने जा रहे हैं उसी के लवण का विलयन लेंगे। सेल में लेकर के इन कॉपर क्लोराइड या किसी भी धातु के लवण का विलयन लेंगे, जो धातु की छड़ है उसी के लवण का विलयन। मान लीजिए कॉपर क्लोराइड का धातु के लवण का विलयन, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया, इनके छड़ों को डुबो दिया।
कॉपर सल्फेट है, इसमें क्या होंगे, क्यूप्रिक आयन होंगे और सल्फेट आयन। ठीक है जी, ये इस तरीके से, ठीक है। और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, अभी बैटरी का मतलब से होगा, कौन सा होगा, से होगा। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक, इसमें ऋणावेश है। तो इसमें से क्या होगा, विलयन में से क्यूप्रिक आयंस जो होंगे छड़ पे जाना शुरू हो जाएंगे, जितने क्यूप्रिक आयंस इसमें से जाएंगे वही उतने ही क्यूप्रिक आयन इसमें आ जाएंगे छड़ पे से, ठीक है। तो अब इसको क्या हुआ, ये क्यूप्रिक आयंस क्योंकि यहाँ ऋणावेश है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक ऐसी जगह ढूंढेगा जहां से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, क्योंकि इसको तांबे में, कॉपर में बदलना है। कॉपर में बदलने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और फिर इसको बदल देगा कॉपर में। ये कहाँ हो रहा है हमारा काम, कैथोड पे, ठीक है जी। अब ये कैथोड पे हो रहा है, तो अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये, इसको बिल्कुल सरल भाषा में, घर की भाषा में कहें, जो आपकी शुद्ध धातु की पतली, अब इसको बिल्कुल सरल भाषा में कहें, इसमें से क्यूप्रिक आयंस निकलेंगे और कॉपर के रूप में इस छड़ पे जमा होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको आपको देखेगा, मतलब जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये छड़ आपको थोड़ी समय बाद मोटी होती प्रतीत होगी, ये छड़ आपकी क्या होगी, पतली होती प्रतीत होगी, ठीक है। अशुद्धियां जो हैं इस छड़ में, जो अशुद्धियां होंगी वो सब यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, इन्हें हम बोलते हैं अशुद्धियां या एनोड मड। या एनोड पंख, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इसमें आपका, इसमें जो हमारी शुद्ध, जिस भी धातु की छड़ का आपको अशुद्धियां हटानी है, उसमें से हमारे पास जो ऑलरेडी पहले से शुद्ध धातु की छड़ है उसका हम कैथोड बनाते हैं, पतली छड़ का, और जो हमारे पास अशुद्धि जिस छड़ की है उसके मोटी छड़ लेते हैं, उसका हम एनोड बनाते हैं और उसी धातु के लवण के विलयन में उसको डाल देते हैं, और फिर उसका जब विद्युत प्रवाहित की जाती है उसमें, तो जो धनावेशित धातु के आयंस हैं वो आपके कैथोड की ओर गति करना प्रारंभ करते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेकर के खुद को धातु के रूप में उस कैथोड पे चिपका देते हैं। इस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, इस तरीके से एनोड आपका पतला होता चला जाता है, कैथोड आपका मोटा होता चला जाता है। अशुद्धि जो है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वो एनोड की अशुद्धि है इसलिए उसको एनोड मड बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसकी भाषा आप डायग्राम से लिखेंगे। डायग्राम से हम भाषा कैसे लिखते हैं, वो धातु परिष्करण आप डालेंगे, जब धातु में अशुद्धि होती है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है, फिर डालेंगे विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि। फिर ये डायग्राम पहले बनाने से बाद में यहाँ पे डिपेंड करता है, लिखेंगे कैसे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, वह अशुद्ध धातु जिसका हमको शोधन करना होता है, जो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे हिंदी में लिख देना, वह अशुद्ध धातु जिसका हमको शोधन करना होता है उसका हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। वह और शुद्ध धातु की छड़ का हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, ठीक है। इससे इन धातुओं की छड़ों को उन्हीं के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है। विद्युत प्रवाहित करने पर धातु के आयंस जो हैं वो आपके कैथोड पर जाकर के धातु के रूप में निक्षेपित हो जाते हैं या निक्षेपित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में हमको हमारा जो कैथोड होता है वो मोटा हो जाता है एंड एनोड जो होता है वो हमारा पतला होता चला जाता है। एनोड से प्राप्त जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम एनोड मड या एनोड पंख बोलते हैं, ठीक है। इतना लिख देंगे, डायग्राम बना लेंगे, पूरा हो गया, ठीक है। इस डायग्राम से आप भाषा लिख लेंगे और इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लास्ट टॉपिक है हमारा संक्षारण। ओके, संक्षारण हमारा क्या होता है? संक्षारण वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी कोई भी शुद्ध धातु है वो किसी अन्य परमाणु से क्रिया करके एक नई चीज बना लेती है। ठीक है, जिस रूप में वो है उस रूप में ना कर रह करके वो अन्य परमाणु से क्रिया करके एक नया यौगिक बना लेती है और उससे अलग हो जाती है। ठीक है, अब जब वो उस चीज से अलग हो जाएगी तो वो उसका तो नुकसान ही हो रहा है। ठीक है, इसको सरल भाषा में आप समझिए, जैसे लोहा होता है। लोहा जो नॉर्मली जो लोहा होता है उस पर क्या होता है, थोड़ी दिन नमी में रखा रहे या खुली जगह में रखा रहे तो वातावरण में जो नमी होती है और ऑक्सीजन होती है उससे वो क्रिया करके एक भूरे रंग का पदार्थ बनाता है। ठीक है, जिसे हम जाती जिंदगी में, नॉर्मल जिंदगी में जंग कहते हैं। ठीक है, अब वो होता क्या है, आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe। ठीक है, और वो जो पदार्थ बनता है वो बनता है Fe2O3.H2O। तो वो जो पदार्थ है, लोहा एक अलग चीज है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एक अलग चीज है। तो वो जब फेरिक ऑक्साइड बन जाता है तो वो लोहे से अलग होकर नीचे गिर जाता है। इस तरीके से इसी प्रक्रिया को, जो इसको सरल भाषा में बोले, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं अन्य परमाणु से क्रिया करके एक अन्य यौगिक बना करके उस धातु से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, वो संक्षारण का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने लोहे का एग्जाम्पल बताया। तो लोहे के एग्जाम्पल में क्या होती है, जैसे Fe है, Fe क्या बना लेता है, Fe2O3.H2O, भूरे रंग का पदार्थ बनाता है। भूरे रंग का पदार्थ बनाता है और ये उस धातु जो लोहा है वो उससे अलग होकर के इसको सरल भाषा में झड़ना शुरू कर देता है, तो लोहे का नुकसान होता है। ठीक है, अब आपको, अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है चांदी की अंगूठी अगर आप पहने हैं सिल्वर की। अब यहाँ पे कंफ्यूजन दूर है, सिल्वर का मतलब नॉर्मली लोग समझते हैं सिल्वर के बर्तन, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में सिल्वर का मतलब है चांदी, Ag। ठीक है, और जो सिल्वर नॉर्मली हमारी जाति जिंदगी भरों में बोला जाता है वो होता है एल्यूमिनियम, Al। ठीक, तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कीजिए। तो सिल्वर जब बोला जा रहा है दैट मीन्स हम चांदी की बात कर रहे हैं। तो सिल्वर जो होता है वो हमारे यहाँ सल्फर से क्रिया करता है। वैसे तो चांदी जब प्योर होती है तो कैसे होती है, चमकदार होती है और साफ होती है, लेकिन वो जब वायु में बढ़ते सल्फर से क्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड बना देती है। ठीक है, और उसका रंग होता है धुंधला सा हो जाता है। ठीक है, उसकी चमक जो होती है कम हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही आपका होता है कॉपर। कॉपर जो होता है वो भी वातावरण की जो नमी है उससे क्रिया करता है और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद कार्बोनेट बनाता है क्षारीय। तो इसको बेसिक, ये आपका सिल्वर सल्फाइड हो गया, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट हो गया। ये हरे रंग का होता है। इस चीज को आप पता कर सकते हैं, आपने कभी तांबे की अंगूठी पहनी तो देखो वहाँ पे आपका ग्रीन ग्रीन हो जाता है जहाँ पे अंगूठी होती है। साइंस आपके चारों ओर आधे से ज़्यादा साइंस है, 60% साइंस आपकी नॉर्मल जिंदगी में रहती है, हम केवल उसको ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, अब ये घटना आपके साथ तांबे की अंगूठी जिसने पहनी है उसकी उंगली के चारों ओर ग्रीन कलर का बना होगा, बट आपको पता ही नहीं क्यों बना होगा। चांदी की अंगूठी थोड़े दिन बाद उसका रंग फेड हो जाता है, ये आपने देखा, बट क्यों हो जाता है आपको नहीं पता। तो ये 60% सोने से और उठने तक हम कम से कम 60% से 70% साइंस जीते, बस हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप ऑब्जर्व करें, उन पर ध्यान दें तो हम वो साइंस ही है सारा। ठीक है, तो संक्षारण क्या हुआ है, एग्जाम्पल्स ये हो गए। शुद्ध धातु की Fe क्या होती है, लोहा, उससे ये क्रिया करके ये बनता है। चांदी क्या होती है, Ag, ये क्रिया करके सल्फर से ये बना लेता है। और कॉपर क्या होती है, तांबा, ये क्रिया करके ये बना लेता है। तो धातुएं जब अन्य परमाणुओं से क्रिया करके उनके नए यौगिक बनाकर उन धातुओं से पृथक हो जाती हैं, वो यौगिक पृथक हो जाते हैं, तो उसे उस धातु की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उस धातु का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स दे देंगे, ये डेफिनेशन लिख देंगे जो मैं बोला है,
तो आपका संक्षारण पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आप उसमें देखेंगे कि आयरन जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके या वायु की नमी से क्रिया करके भूरे रंग का पदार्थ फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिल्वर जो होती है सल्फर से, वायु की सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जिसका रंग धुंधला हो जाता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसका रंग हरा होता है। इस तरीके से हम 3 एग्जाम्पल दे देंगे, और जो परिभाषा बोली गई है एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। धातुएं जो अन्य परमाणुओं से क्रिया करके एक अन्य यौगिक, एक नया यौगिक बना करके उस धातुओं से पृथक हो जाती हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तीसरा चैप्टर था आपका खत्म हो गया। आगे हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे।